नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के क्लास के अंदर हम पीवाईक्यूएस करने वाले। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगी, फटाफट से हम पीवाईक्यूएस की ओर ही जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों की एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ही बता दे रही हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, ओके, यूट्यूब में भी कि मैम क्लास कब स्टार्ट करोगे। ओके, तो देखिए अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्लास को, कुछ पर्सनल रीजंस है। ओके, उसी वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ही क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब क्लास कंटिन्यू ही चलेगी। ओके, तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाती जाऊंगी, रिकॉर्डेड क्लास हो या फिर लाइव क्लास लेती जाऊंगी और आप लोगों को सपोर्ट करती जाऊंगी। ओके, तब तक आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर पाओगे, बस यही उम्मीद आप लोगों से रखती हूँ। चलिए, बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि क्लास के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में मान लो कि आपको वीडियो कैसा लगा है ये नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर बताइए कि आपने क्लास के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या क्या सीखा है। ओके, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। आप जो भी इस वीडियो में सीखते हो उसको कमेंट में लिख दोगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको खुद को भी खुद का इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपको कितना याद रहा इस वीडियो से। ओके, सो ये काम जरूर करिएगा। एक रिक्वेस्ट करके बता रही हूँ आप लोगों को कि आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। चलिए, और साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की अलग से हमारी यूट्यूब चैनल है जिस पर बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आप साइकोलॉजी के वीडियोस वहां पर से देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूएस पे मैंने साइकोलॉजी के कुछ करवाए हुए जो कि फिक्स वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उसी टॉपिक से आते हैं, तो वैसे क्वेश्चनों को भी मैंने करवाया। और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो टफ लगता है कि पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन किस तरीके से साइकोलॉजी में करने हैं, तो उसके वीडियो बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की चैनल पे जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिएगा। ओके, यहाँ पर हमारी यूजीसी नेट की टेलीग्राम आईडी लिखी हुई है, चैनल की आईडी लिखी हुई है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके, आओ मिलकर करें तैयारी, ब्रूम ब्रूम। चले, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, हमने 55 तक क्वेश्चंस करवाए हैं। ये 56 नंबर का क्वेश्चन है। मिस्टर कुबरा इज मर्डर्ड बिकॉज ही wrongfully killed someone which fallacy is committed इन द अबव आर्ग्यूमेंट। देखो, फैलेसी में से क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं, जहां पर या तो आपको फॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चन आते हैं या तो फिर आपके इनफॉर्मल फैलेसी से क्या आते हैं क्वेश्चन आने तय होते हैं। ओके, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% फिक्स हो गया है कि 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी के मिला के 3 क्लास हैं। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से फॉर्मल फैलेसी को पहचानना है, किस तरीके से इनफॉर्मल फैलेसी को पहचानना है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मिस्टर कुबरा है एक हत्यारा है, क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी को क्या किया है, मार डाला है। अब इसमें कौन सा तर्क दोष रहा है? बिगिन द क्वेश्चन एड होमिनिम, हेस्टी जनरलाइजेशन या फिर इक्विवोकेशन। बताइए इनमें से आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप लोगों को लाइव चैट आप लोगों के लिए मैं ओपन रख रही हूँ। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव चैट ओपन होगा तो आप लोग लाइव चैट में आंसर कर सकते हो। ओके, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जो भी बच्चे आंसर करना चाहता है तो फटाफट से यहाँ पर आंसर करेगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा बिगिन द क्वेश्चन। ओके, मतलब आत्माश्रय दोष। अब देखो, आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, हमें तो ये फैलेसी आते नहीं। सारी की सारी फैलेसी है ना आपकी इनफॉर्मल फैलेसी है। क्या है? इनफॉर्मल फैलेसीज है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख के हम फैलेसी को नहीं पहचानती। जो स्ट्रक्चर बेस्ड जो मूड फिगर हमने पढ़ा हुआ है ना, उसी के बेस पे हम जो फैलेसीज को पहचानते हैं, मिडल टर्म, माइनर टर्म फैलेसी, ओके, फिर मेजर टर्म फैलेसी, इस तरीके से जो फैलेसीज बनती हैं
तो वो फैलेसिस हम क्या बोलते हैं, उस फैलेसी को फॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। इनफॉर्मल के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन किस वे से हम बात कर रहे हैं, किस वे से हम सामने वाले को कुछ बता रहे हैं, उसमें जो हम गलतियां करते हैं तो उसको हम फैलेसी कौन से बोलते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी बोलती है। ओके, जहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस हमने बोल दिया सो बोल दिया। ओके, इस तरीके से जिस तरीके से हमने बोला है उस तरीके को पहचाने क्या कहा जा रहा है, उसकी वजह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर जो फैलेसी करते हैं उसको हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। ओके, अब बिगिनिंग द क्वेश्चन वाली फैलेसी है, इसको हम पेटिटिव प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपी भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं पेटिटिव ओके, प्रिंसिपी। ओके, ये उसका दूसरा नाम है, पेटिटिव प्रिंसिपी। अब इसको क्या बोला जाता है कि भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक प्रश्न की भीख मांग रहे होते हैं, उसके भांति के परिपत्र। यहाँ पर इस तर्क का एक रूप है जो तब होता है जब तर्क के निष्कर्ष को तर्क के परिसर में से एक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो हमारे पास एक तर्क रखा है उसका जो तर्क का निष्कर्ष होता है ना, वो जो निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट होता है वो हम क्या करते हैं उसी तर्क में से लेते हैं। जैसे कि श्रेय कुबरा क्या है, एक हत्यारा है। ओके, अब ये हत्यारा है, हत्यारा का मतलब है कि इसने किसी को मार डाला है ना। अब क्योंकि के बाद जो है वो आपका क्या है, कंक्लूजन बता रहा है क्योंकि। तो ये आपका कंक्लूजन है, श्री कुबरा एक हत्यारा है, आपने कंक्लूजन निकाल दिया। क्यों निकाला, इसका रीजन बता रहा है, क्योंकि उसने गलत तरीके से उसको मार डाला है। देखो हत्यारा का मतलब ही है कि मार डालने वाला है ना, किसी को मार डालते तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं, हत्यारा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जब तर्क के निष्कर्ष को, मतलब जो भी हमारा तर्क है उसका जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को तर्क के परिसर में से ही, परिसर मतलब क्या होता है कि उसकी जो प्रीमाइज है उसी प्रीमाइज में से उसको लिया जाता है, उसी उसके प्रीमाइज के अंदर से ही एक रूप से लिया जाता है। ओके, मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकाला। अब ये जो कंक्लूजन है ना वो हमारे यहाँ पर मान लो ये प्रीमाइज है हमारा, है ना, ये प्रीमाइज है। अब इसी प्रीमाइज के एक रूप में से इस कंक्लूजन को निकाल देते हैं, जैसे सैंपल को निकालते हैं ना, बस इसी तरीके रिसर्च में सैंपल को निकालते हैं ना, बस इसी तरीके से अगर हमने निकाल दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिगिनिंग द क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, बिगिनिंग द क्वेश्चन। ओके, अब बाकी के भी समझ लेते हैं। एड होमिनेम का मतलब क्या होता है, एड होमिनेम में क्या होता है कि अगर आप जो तर्क देने वाला पर्सन है, आपने कोई तर्क दिया तो आपने जो भी तर्क देने वाला पर्सन होता है ना उसी पर हम ध्यान केंद्रित कर देते हैं। समझ आ रहा है ना, आपने तर्क दिया तो आपके ऊपर ही मैं जब ध्यान केंद्रित करके कोई तर्क बताती हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका एड होमिनेम फैलेसी। ओके, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है। मिस्टर एक्स ने जो कहा वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है ना। तो अब ये कह कौन रहा है, मिस्टर एक्स कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उन्होंने कहा है इसलिए ये चीज हो रही है ना। उन्होंने कहा कि ये गलत है क्योंकि वह अनुशासनहीन है। वो किसी पर्सन के बारे में बता रहे, मान लो कि ये मिस्टर एक्स है और बता रहे हैं वाई के बारे में, है ना। तो हम क्या कहेंगे, मिस्टर एक्स ने कहा कि वाई गलत है बिकॉज वो अनुशासनहीन है ना। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बता कौन रहा है, एक्स बता रहा है। तो जो तर्क देने वाला पर्सन है उस पर हमने ध्यान केंद्रित कर दिया, है ना। हमने क्या किया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। हमने ये देखा नहीं कि वाई, अगर मान लो कि ये जो y है वो x के मतलब x के लिए गलत भी हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए सही भी हो सकता है ना। लेकिन हम y को इग्नोर कर रहे हैं, हम किस पर फोकस कर रहे हैं, x में कहीं उस बात पर। तो x पर फोकस कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एड होमिनेम हो गया। क्या हो गया, एड होमिनेम, जिसको हम जेनेटिक फैलेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक फैलेसी भी बोलते हैं।
उसके बाद है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन से ही आपको पता चल रहा है ना, आपको किससे पता चल रहा है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। ओके, सामान्यीकरण क्या होता है भाई, कि पर्टिकुलर चीजों को हम किसी एक डिब्बे में रख देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, ओके, पर्टिकुलर बातों को हम एक ही वर्ग में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं सामान्यीकरण कर दिया, जनरलाइज कर दिया हमने किसी चीजों का, है ना। तो हेस्टी जनरलाइजेशन हमें क्या कहता है कि भाई जल्दबाजी में हम कुछ जनरलाइज कर बैठते हैं, कि हम कभी कभी हो जाए ना कि हड़बड़ाहट में बोल देते कि हाँ ये इसी के वजह से हुआ है ना, कि ये इसका ही कारण है ना। तो जनरलाइज कर देते, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पर सब कुछ लागू कर, कुछ ऐसे निष्कर्ष निकल के आते ना, तो जिसकी वजह से हम जल्दबाजी में उसको दूसरे निष्कर्ष पर भी लागू कर देते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, इनफॉर्मल फैलेसी है ना, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि राम को श्याम ने जरूरत पर पड़ने पर मदद नहीं की। ओके, मान लो कि राम श्याम की बात जाने दो, मान लो कि आप है और आपका दोस्त है ना, ये आप है और ये आपका दोस्त है। तो मान लो कि आपने अपने दोस्त की क्या है भाई, जरूरत पड़ने पर मान लो कि कोई रीजन की वजह से आपने हेल्प नहीं की। ओके, तो अब ये जो आपका दोस्त है ना, वो क्या सोचेगा कि सब लोग ऐसे ही होते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो हेल्प नहीं करते, है ना। आपने नहीं की, उसके पीछे का रीजन था, है ना, लेकिन इसने ये समझ लिया नहीं, इसने सब पर लागू कर दिया कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे हेल्प नहीं की थी जरूरत पड़ने पर, इसीलिए दुनिया में सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर हेल्प नहीं करते। तो दुनिया के सारे लोगों को जनरलाइज कर दिया, है ना। सो वो क्या हो गया, हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया। ओके, समझ आया, हेस्टी जनरलाइजेशन। हम जल्दबाजी में हम जनरलाइज कर देते हैं कुछ चीजों को, कि जो कि वो सत्य नहीं है। मान लो कि आपके दोस्त ने आपको हेल्प नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग अच्छे भी होंगे, है ना। मान लो कि आपने किसी से पढ़ाई के बारे में बात की, मुझे स्टडी करनी, मुझे इस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो सामने वाले सर ने कहा कि आपको 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे, तो मैं आपको यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा, है ना। तो आप क्या सोच लेते हो कि अब ऐसा ही एक्सपीरियंस आपने मान लो कि दूसरे सर से भी बात की, 10,000 रुपये की बात हुई, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे पर्सन के पास जाते तो वो भी यही बताता है कि मैं इतने पैसे लूंगा तो आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। अब आप क्या करोगे, जल्दबाजी में कंक्लूजन निकाल दूंगे, जनरलाइज कर दूंगे कि सारे के सारे टीचर होते हैं वो पैसे लेकर ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे कि कोई, अब आपने सारे लोगों की बात की, तो उन सारे लोगों में मेरे जैसे लोग भी होंगे जो फ्री में पढ़ाते हैं, है ना। तो फिर भी वो मुझ पर भी लागू हो गया, है ना, भले ही मैं फ्री में पढ़ा रही, लेकिन आपने तो जनरलाइज यही किया ना कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको फीस देकर ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स पेमेंट लेकर ही पढ़ाई कराते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हेस्टी जनरलाइजेशन, आपने जल्दबाजी में जनरलाइजेशन कर दिया। ओके, उसके बाद आता है इक्विवोकेशन। इसके बाद क्या आता है, इक्विवोकेशन। अब देखो, इक्विवोकेशन का मतलब एम्बिग्यूटी होता है, इसको क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी। ओके, एम्बिग्यूटी। अभी एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर अस्पष्टता होती है ना। क्या होती है यहाँ पर, अस्पष्टता, मतलब जो शब्द होते हैं ना वो अस्पष्ट होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, हमें अच्छे से उस शब्द का मीनिंग समझ नहीं आता, अस्पष्ट क्लियर नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि चूहा एक पशु है ना, ये एग्जाम्पल पूछा भी गया है, चूहा एक पशु है और अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है। भाई देखो, एक चूहा एक पशु है तो एक बड़ा चूहा क्या हो जाएगा, बड़ा पशु हो जाएगा। देखो समझ आ रहा है ना, अस्पष्ट शब्द आ गए भाई, जरूरी थोड़ी है कि चूहा है तो पशु है तो इसका मतलब है कि एक बड़ा चूहा होगा, और एक बड़ा चूहा बड़ा पशु होगा, छोटा चूहा छोटा पशु होगा, ऐसा तो नहीं है ना। छोटे पशु बड़े पशु में तो डिफरेंस होते हैं उनके आकार पे, है ना। तो चूहे में तो ऐसा नहीं होगा ना, चूहे तो सेम होंगे, एक ही कैटेगरी में आते होंगे, है ना।
तो इसका मतलब बड़े चूहे छोटे चूहे भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि छोटा चूहा होगा वो छोटा पशु हो जाएगा और बड़ा चूहा है वो बाघ और शेर और सिंह जैसे बड़े बड़े लायन जैसे बड़े बड़े पशु हो जाएंगे, नहीं होगा ना। यस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं इक्विवोकेशन। इन अस्पष्ट शब्दों से कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना। यस। तो यहाँ पर किसको बोलते हैं, एम्बिग्यूटी, जहाँ पर शब्दों में अस्पष्टता होती है। ओके, अस्पष्ट शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करके बात करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। हमारा आंसर कौन सा है यहाँ पर, अभी बीइंग द क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन की भीख मांग रहे हैं, जहाँ पर कंक्लूजन जो निकाला गया है वो प्रीमाइस के अंदर से एक प्रीमाइस का ही एक रूप निकाल के हम लेते हैं। ओके, क्लियर, इज दिस क्लियर। ओके, चलिए, आई होप आपको यहाँ पर मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 मेरा प्रयास ही रहेगा आपको डिटेल्स में समझाने का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको समतुल्य इक्वल बात बतानी है। अब यहाँ पर से बहुत सारे बच्चों के लास्ट 1 वीक से तो यही क्वेश्चन उठ के वो लोग मुझे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में भेजते रहते, मैम इसको कैसे करें। ओके, मैंने वीडियो में समझाया है, फैलेसी वाले वीडियो में फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी फॉर्मल फैलेसी का ये है। ओके, मैंने समझाया हुआ है, फिर भी बहुत सारे बच्चे वीडियो देखे बिना मुझे कमेंट कर करके बता रहे हैं कि मैम इसको कैसे करते। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको समझा लेती। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि समान होना। अगर ये जो है वैसा का वैसा ही भी होना चाहिए, चाहे इसमें, लेकिन सेम नहीं होने, मतलब दोनों एक ही नहीं होने चाहिए, है ना। अलग, जैसे कि मैं कोई बात बता रही हूँ, है ना, तो मैं उसी वही बात नहीं बताऊंगी, लेकिन दूसरे वे से वो बात बताऊंगी, है ना। जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो बात मैं दूसरे वे से बताऊंगी, लेकिन मीनिंग क्या होना चाहिए, दोनों का सेम निकल के आना चाहिए। ओके, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको दिया है, कुछ पादप क्या होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं। अब इसी बात को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना है, लेकिन किस तरीके से मैं इसको मॉडिफाई करूंगी कि उसका मीनिंग ना बदले, है ना, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई पॉजिटिव बात की, अब इसी पॉजिटिव बात में अगर ये बोलती हूँ कि सरिता जी जिम्मेदार पर्सन है, मैंने यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट, एक तर्क रखा, सरिता जी क्या है, जिम्मेदार पर्सन है, जिम्मेदार व्यक्ति है, पर्सन को हम व्यक्ति बोलते हैं ना, जिम्मेदार व्यक्ति। अब इसी बात को मुझे बताना है, लेकिन दूसरे वैसे, यहाँ पर जो बताएगा वैसा का वैसा बताओगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना, मतलब कोई मीनिंग नहीं है ना, जो बात मैं बोल रही वही की वही बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे दूसरे तरीके से इसको बताना, तो मैं क्या बताऊंगी इसको, सरिता जी गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। देखिए समझ आ रहा है ना, गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है ना। तो जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार ये तो अपोजिट हो गए दोनों, लेकिन इसी स्टेटमेंट को एक ही जैसा बताएंगे कब, जब हम नहीं है लगा देंगे। यहाँ पर है तो हम यहाँ पर नहीं है, पॉजिटिव में से नेगेटिव बता दिया, है ना, और यहाँ पर जो वर्ड था उसका ऑपोजिट यहाँ पर लगा लिया, है ना। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट हो गया। क्यों, सरिता जी गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। अगर सरिता जी गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब साफ साफ निकल के आता है कि सरिता जी क्या है, जिम्मेदार व्यक्ति है। समझ आ रही ना मेरी बात। तो इस तरीके से पॉजिटिव में से नेगेटिव इस तरीके से बताना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग वही का वही होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ पादप मांसाहारी जीव है ना, हमें इस बात को बताना। तो कोई भी मांसाहारी जीव पादप नहीं है, अब कोई भी
मतलब सभी की बात हो रही, तो भाई यहाँ पर तो हमें ये चेंज नहीं करना है ना, हमें क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है। अगर सभी की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में जाएंगे तो नो की बात हो जाएगी। सम की बात हो रही है तो हम कहाँ पर जाएंगे, सम नॉट में जाएंगे। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से हम कुछ की बात है तो कुछ में ही जाएंगे, फिर सभी में नहीं जा सकते, है ना। कुछ की बात है तो कुछ में ही जाएंगे, सभी में नहीं जाएंगे। सभी की बात है तो कुछ में नहीं जाएंगे, सभी में ही जाएंगे। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी मांसाहारी जीव पादप नहीं होता, तो ये तो आपकी सभी की बात हो रही है, नेगेटिव वे में तो हो रही है। हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कुछ के साथ है, मतलब हमारा आई तर्क वाक्य है ना। सो हम ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर ऑल की बात हो रही तो ऑल में नहीं जाना है ना। यस, फिर कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव होते हैं। अब देखो, कुछ पादप गैर मांसाहारी तो आ गए आपके, मैंने यहाँ पर जैसे जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बताया, वैसे यहाँ पर क्या है, मांसाहारी गैर मांसाहारी आ तो गया भाई, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं जाना है। सो ये वाला आपका गलत हो गया है ना। कोई भी पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होता है। अब देखो, आप बोलोगे यहाँ पर गैर मांसाहारी भी आ गया मैम, यहाँ पर नहीं होता है भी आ गया, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया भाई, क्वांटिटी चेंज हो गई, क्वालिटी तो चेंज हो रही है ना, क्वालिटी चेंज हो रही है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट, है ना, इनमें से किसी को हमने चेंज भी कर दिया है ना। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब क्वांटिटी चेंज हो गई, हमें क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी नो चेंज, क्वालिटी चेंज करना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ऑपोजिट करना है। ओके, सो ये भी गया आपका। अब देखो, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं। देखो कितना सिंपल है। आप लोगों को लगता था ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, लेकिन देखो मैंने आपको बहुत इजी करके समझाने की कोशिश की। देखो, कुछ के साथ कुछ आ गया, सम के साथ सम आ गया, बिल्कुल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, तो अभी हमारे लिए बिल्कुल है। अब मांसाहारी का गैर मांसाहारी हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना, तो ये तो हमें करना ही था। अब यहाँ पर देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट टू नेगेटिव हो गया, बिल्कुल हो गया, तो सम के साथ हमारे पास सम के साथ सम नॉट भी आ गया, और मांसाहारी था तो वहां पर गैर मांसाहारी भी आ गया, यही तो हम चाहते थे, है ना। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप इक्विवेलेंट के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इजीली अब समझ आएगा। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं, चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका ये भी, क्या है भाई, अच्छा चलिए, ये फॉर्मल फैलेसी से। ओके, supporters of the ABC political party are against gun control and Republicans are also against gun control. So some Republicans must be supporter of ABC political party. Identify the fallacy in the above argument. आपको ये जो fallacy है ना, अभी ऐसी फैलेसी आती ना तो बच्चे मतलब इसको इनफॉर्मली समझ लेते। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए कि ये जो बात बताई जा रही है क्या वो स्ट्रक्चर वे में चल रही है, क्या वो स्ट्रक्चर वे में चल रही है। अगर चल रही है, हमारे पास दो प्रीमाइज है, हमारे पास दो प्रीमाइज है, हमारे पास उस दो प्रीमाइज के बेस पे एक कंक्लूजन निकाला हुआ है। यस, तो फिर हमारे लिए ये क्या हो जाएगी, ये हमारी स्ट्रक्चर वे में चल रही है, सो वो हो जाएगी आपकी फॉर्मल फैलेसी। और ये क्वेश्चन आपका फॉर्मल फैलेसी से है। तो ये देखो, आपका ये जो पेपर है, इसी पेपर में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों फैलेसी पूछी गई है ना। तो अगर आपने फॉर्मल इनफॉर्मल वाले 3 वीडियो को अगर देख लिया है तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स भी बन सकते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन बने हैं तो 4 मार्क्स भी बन सकते हैं। चले यहाँ पर हिंदी में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है। ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, एक स्टेटमेंट, तो इसको हम बोलेंगे ए, है ना। उसके बाद और रिपब्लिकन भी बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है, ये दूसरा स्टेटमेंट है आपका, है ना, ये क्या है, दूसरा।
कि रिपब्लिकन भी बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध हैं। अब इसके बेस पर कंक्लूजन निकाला है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है। ओके, इसलिए लगाया है, इसलिए का मतलब क्या होगा आपका कंक्लूजन है। ये क्या है आपका कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन क्या बता रहा है, कुछ रिपब्लिकन एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चूज करना है। कैसे करोगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो हमने आपको बताया है कि जब भी आप स्ट्रक्चर वे में देखते हो तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन पे जाना है। कंक्लूजन पे दो जो वर्ड होते हैं उसको आपको चेक करना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेक करो, उसके बाद आपको पहला और दूसरा प्रीमाइज है उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस तरीके से करना होगा, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या बताएगी, इसलिए कुछ रिपब्लिकन जो है ना वो सब्जेक्ट है आपका, क्या है आपका रिपब्लिकन है ना, रिपब्लिकन आपका सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद के जो है ना एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक, एबीसी राजनीतिक दल के क्या है समर्थक। ओके, ये पूरा एक ग्रुप है और ये रिपब्लिकन का एक ग्रुप है, दो बन गए। एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक क्या हो गया आपका प्रेडिकेट होगा। क्लियर। अब समझ लेते हैं प्रीमाइज 1 में क्या कहा गया, एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक, ये पहला आपका ग्रुप बन गया है ना। तो मैं यहाँ पर एबीसी लिख देती हूँ। ओके, बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है, तो बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है ना, वो आपका दूसरा बन गया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बंदूक लिख दी। ओके, ये बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है। ओके, उसके बाद क्या आता है रिपब्लिकन, तो यहाँ पर रिपब्लिकन आ गया आपका। ओके, रिपब्लिकन, ओके शॉर्ट में लिख देती हूँ। ओके, उसके बाद है रिपब्लिकन, ओके बी, बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है, तो यहाँ पर बंदूक आ गया है ना। बस हो गया क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चर बनके कंप्लीट हो गया आर्ग्यूमेंट का। अब यहाँ पर आपको देखनी है कि कौन सी फैलेसी आ गई। देखो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास मेजर टर्म कितनी होंगी, 2 बार आती होगी। माइनर टर्म है वो भी कितनी बार आती होगी, 2 बार आती होगी। और उसके बाद है आपकी मिडल टर्म भी आपकी कितनी बार आती होंगी, 2 बार। मतलब कोई एक वर्ड है वो 2 बार आता होगा आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट में। ओके, कोई भी वर्ड है 2 बार, जितने भी वर्ड है वो 2 बार आनी चाहिए। ओके, टोटल 3 टर्म होनी चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। ओके, 3 टर्म होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म है एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक, दूसरा टर्म है बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध, और तीसरा टर्म है आपका रिपब्लिकेशन, है ना, रिपब्लिकन्स। ओके सॉरी रिपब्लिकन्स। तो क्लियर, तो 3 टर्म्स है, सभी टर्म्स 2 बार आती। देखो बंदूक 2 बार आई, एबीसी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और रिपब्लिकन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब 2 बार आ गई। तो ये आपका फॉर्मल वे में चल रहा है। अब आपको यहाँ से फैलेसी देखनी है, तो फैलेसी कैसे देखोगे, फॉर्मल फैलेसी होती है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूट निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर सीधी बात कर दी कि एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है। अब एबीसी राजनीतिक दल एक पूरा का पूरा एक क्या है, ग्रुप है ना, एक पूरी की पूरी पार्टी है ना। तो यहाँ पर उस पूरी पार्टी के सभी सदस्यों की बात हो रही है, तो उसके साथ अगर हे लगा है तो ये आपका स्टेटमेंट कौन सा बन रहा है, पहला ए तर्क वाक्य बन रहा है। ओके, सभी की बात करें। अब ए तर्क वाक्य में मैंने आपको ट्रिक बताई थी आदू वाली, है ना, आदू वाली बताई थी कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है, और आपका प्रेडिकेट है वो क्या होता है अनडिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पर ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर। दूसरे में क्या बताया, रिपब्लिकन भी बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध है। रिपब्लिकन ये भी एक ग्रुप हो गया, है ना। तो रिपब्लिकन एक पर्सन तो है नहीं, जब एक पर्सन की बात आती है, एक वस्तु की बात आती है,
तब हम क्या करते हैं उसको, या तो कुछ वस्तु की बात आती है तो हम वहां पर सम वाला लगाते हैं ना, अदरवाइज हम क्या करते हैं उसको पूरा का पूरे, कोई पार्टी की बात की जा रही है, कोई ग्रुप की बात की जा रही है ना, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर सभी को ही मानेंगे। तो रिपब्लिकन एक पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर भी सभी की बात हो रही है, और हे दिया हुआ है आपको पॉजिटिव वे में, है ना, तो सभी के साथ हे लगता है, तो हमारा ये भी कौन सा बन गया, ये भी हमारा ए तर्क वाक्य बन गया। ये भी हमारा क्या है, ए तर्क वाक्य। अब ए तर्क वाक्य जब होता है तो फिर से मैंने आपको बताया कैसे उसका सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो उसका प्रेडिकेट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ पर ये अनडिस्ट्रीब्यूट, है ना। अब देखो उसके बाद आपको लास्ट है, लास्ट में क्या बताया, कुछ रिपब्लिकन की बात हो रही, कुछ रिपब्लिकन एबीसी राजनीतिक दल के समर्थक होने चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कुछ के साथ चाहिए, मतलब पॉजिटिव वे में बात की है ना, तो ये कौन सा तर्क वाक्य बन जाएगा, कंक्लूजन जो निकला है वो आपका आई तर्क वाक्य बनेगा। आई में हमने आपको क्या याद रखवाया था, आई के अंदर हमने आई डी ऐसे ही याद रखा था, है ना। तो अब आपके पास IUD था ना, OUD, अच्छा IDU, ओके, हमने इस तरीके से इसको याद रखवाया था। IDU देख लेना थोड़ा सा इसको, ओके, IDU था कि IUD था, ओके। ई में ईद याद रखवाया था, फिर हमने बताया था कि IDU होगा, ओके, देख लेना फिर भी IDU होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर ये मैटर अभी नहीं कर रहा है, सो आप एक बार देख लेना उस वीडियो में, ओके। कौन सी वीडियो है हमारी, जो पहली ही क्लास थी, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाली, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास यहाँ पर उसकी जो रूल्स थे, नियम थे, वो हमें याद करने पड़ेंगे। तो रूल नियम क्या था भाई, कि आपका जो यहाँ पर मेजर माइनर टर्म जो होता है उसको आपको देखना होता है ना। तो ये आपका माइनर टर्म है ना, और ये आपका मेजर टर्म है। मेजर माइनर को याद रखना है, सर ये माइनर है, ये माइनर है, पहला माइनर होगा, ओके, फिर आपका मेजर होगा, ओके। मेजर माइनर को आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद देखो तो यहाँ पर मेजर टर्म जो है वो देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर ABC है ना, ये मेजर टर्म के अंदर आ गई और ये माइनर टर्म के अंदर आ गए, है ना। अब देखो मेजर टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, यहाँ पर हमने बताया था IDU, ओके। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट से अनडिस्ट्रीब्यूट हम जा सकते हैं, बड़े डिब्बे पे छोटा डिब्बा आ सकता है, ये बताया था, यस। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट हम जा सकते हैं, है ना। माइनर टर्म को देखो तो डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। अगर देखो डिस्ट्रीब्यूट से अनडिस्ट्रीब्यूट भी जा सकते हैं, याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट भी जा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं जा सकती, अनडिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट नहीं जा सकते। मतलब छोटे डिब्बे पे बड़े डिब्बे को नहीं बिठा सकते, बच्चे पर पापा को नहीं बिठा सकते, है ना, सिंपल सी बात है, ओके। और पापा के ऊपर पापा के जैसे पर्सन को बिठाओगे तो चलेगा, है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट जाएंगे तो भी चलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट जाएंगे तो भी चलेगा, छोटे पे छोटे को बिठाओगे तो भी चलेगा, है ना, और बड़े पे छोटे को बिठाओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा, छोटे पे बड़े को नहीं बिठाना है, ओके। ये मेजर माइनर के लिए रूल्स है। लेकिन जब बात आती है तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट है कि डिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट जा रहा है, बिल्कुल ये तो जा रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट भी जा रहा है, तो यहाँ पर कोई फैलेसी नहीं है, मेजर टर्म की भी नहीं है, माइनर टर्म की। अब आपको क्या चेक करना है, मिडल टर्म को चेक करना है। तो मिडल टर्म के लिए क्या रूल्स है, मिडल टर्म के लिए यहाँ पर एक रूल्स चेंज हो जाता है। मिडल टर्म के लिए ये रूल्स होता है कि कोई भी एक मिडल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ओके। कोई भी एक मध्य पद यानी कि मिडल टर्म, कोई भी एक मध्य पद क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए। यानी कि दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ पर आपकी अनडिस्ट्रीब्यूट मिडल टर्म की फैलेसी आ जाएगी। मतलब मिडल टर्म के लिए रूल्स ये हैं कि अगर आपका जो मिडल टर्म है डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चलेगा, है ना,
डिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी चलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट होगा तब भी चलेगा, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूट टू अनडिस्ट्रीब्यूट होगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई भी एक मिडल टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी ही चाहिए। ओके, ये रूल्स है आपके मिडल टर्म के लिए। थोड़ा सा चेंज होगा मेजर माइनर के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। यस, तो यहाँ पर हमारे देखो दोनों के दोनों मिडल टर्म क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी फैलेसी आ गई आपकी, अनडिस्ट्रीब्यूट मिडल टर्म की फैलेसी आ गई, है ना। यस, तो ये वाली आपकी आंसर सही है। ओके, तो ये आपको याद रखनी थी। ओके, और बाकी की जो है ना वो आपकी क्या है, देखो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वाली जो है ना वो क्या होती है, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका नेगेटिव निकाल देते हो, नेगेटिव है तो उसके बेस पे आप क्या निकाल देते हो, पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हो, तब वो फैलेसी होती है। ओके, और ये एड होमिनम तो मैंने बता दिया कि जो तर्क रखने वाला है उसी पर हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो वो एड होमिनम हो जाती है। क्लियर, इज दिस क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनडिस्ट्रीब्यूट मिडल टर्म इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब आते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रारी टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पर गलती बच्चे बहुत ही करते हैं, क्यों करते पता है, यहाँ पर ओ वर्ड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में नहीं रखा, अच्छा ये वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ओके, बिकॉज मैंने दूसरी स्लाइड में हिंदी में रखा है और यहाँ पर नहीं रखा है, तो मैं इसको पहले हिंदी में लिख देती हूँ, तब तक आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, आपको कंट्रारी बताना है। ओके, ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, ओके, सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, सभी मनुष्य क्या होते हैं, नश्वर होते हैं। ओके, नश्वर होते हैं, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, नो ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं होते हैं, नश्वर नहीं होते हैं। ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है, सम ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, यानी कि कुछ मनुष्य नश्वर होते हैं। देखो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, आपको जैसा भी आता है, सही गलत जो भी आता है। ओके, इसमें आपकी कोई बेइज्जती करने वाला नहीं है। ओके, समझ लो, अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर आपका भला कभी नहीं होगा। ओके, कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते हैं, नश्वर नहीं होते हैं। ओके, चलिए ये हो गए। और यहाँ पर बताया क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन देखो हिंदी में पढ़ने वाले को ही दिक्कत आएंगी, क्या आएगी, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन, अब समझिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को समझिए, एक दूसरे के हिंदी मीडियम वाले हैं ना, मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ा करो। अब मैं इनको बताती हूँ कैसे आपको मैं बोलती हूँ हर रोज कि विपरीत है। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत है। अब विपरीत का मतलब होगा कि एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। अब ऑपोजिट की बात आ जाएगी, विपरीत की बात आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए ई आई और ओ, है ना, इस तरीके से बताया था आपको, ये था आपका कॉन्ट्रारी, है ना, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके बाद ही आपका सबल्टर्न। ओके, ये भी आपका क्या है, सबल्टर्न, और ये आपका क्या है, सब कॉन्ट्रारी, है ना। तो अब आप बोलोगे कि मैम विपरीत की बात हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्टरी आएंगी, है ना। मैंने बोला था कॉन्ट्राडिक्टरी ही ऐसा है कि अगर ये यस बोले तो दूसरा नो बोलेगा, एक अगर नो बोलेगा तो दूसरा यस बोलेगा, ये बात बताई थी मैंने आपको। यस तो आप बोलोगे कि मैम विपरीत की बात हो रही है तो ये कॉन्ट्रारी आंसर आएगा, और कॉन्ट्रारी में ए और ओ आ सकता है या फिर ई और आई आ सकता है ना।
यही बात है। अब देखो हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन गलत इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हिंदी में तो दे दिया विपरीत, विपरीत दिया इसलिए आपने याद रखा कॉन्ट्राडिक्टरी को, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या लिखा है, कॉन्ट्रारी लिखा है, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आपको कॉन्ट्रारी पर ही जाना है। कॉन्ट्रारी में क्या होगा, ए के साथ ई आएगा और आई के साथ ओ आएगा, ये सॉरी आई के साथ ओ नहीं आएगा, सब कॉन्ट्रारी में आएगा। कॉन्ट्रारी में क्या आएगा, ए के साथ ओनली फॉर ई आएगा, है ना। या तो ई के साथ ए को रखो तो कॉन्ट्रारी संबंध होगा। तो आपको कॉन्ट्रारी पूछा गया है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है उसको पहले देख लो कि कौन कौन से तर्क वाक्य बन रहे। ऑल के साथ आर आया तो ये हमारा ए तर्क वाक्य हो गया, नो के साथ आर आया तो ये हमारा ई तर्क वाक्य बन गया, सम के साथ आर आया तो हमारा आई तर्क वाक्य बन गया, और सम के साथ आर नॉट आया तो आपका ओ तर्क वाक्य बन गया। अब कॉन्ट्रारी में क्या होता है, ए और ई होता है, बस सिंपल सी बात थी, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कॉन्ट्रारी को याद करना था और उन दोनों को याद करना था कि कॉन्ट्रारी में कौन से दो लोग आते हैं, मतलब कौन से दो तर्क वाक्य आते हैं, ए और ई आते हैं। तो बस ए और ई को ढूंढना था, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए एंड बी ओनली। समझ आया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, इसीलिए बोलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ा करिए क्वेश्चन में, ओके। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़ना है, नॉट अकेला हिंदी पढ़ के आप क्वेश्चन को आंसर करोगे तो गलती हो जाएगा इस विपरीत की तरह, ओके। इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों को समझिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन आखिर में क्या आ रहा है, ओके, तभी जाके आंसर सही होंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक is defined as the statement of a trustworthy person आप्त वाक्य एंड कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। बहुत ही सिंपल, मैंने बोला था कि वर्ड्स को पकड़ना सीख लिया तो आंसर ऑटोमेटिकली कर पाओगे। ट्रस्टवर्दी पर्सन आप्त वाक्य, मैंने बताया स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है मेरी स्लाइड में कि आप्त वाक्य किसको बोलते हैं, जो पर्सन हमें ट्रस्टवर्दी लगता है, जिन पर हम बिलीव करते हैं, जिनकी बातों पर बिलीव करते हैं, है ना, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। उनका बोला हुआ जो भी वाक्य है उसको हम आप्त वचन या तो आप्त वाक्य बोलते हैं, है ना। तो ये किसमें आता है, ये पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान के किस स्रोत को आप्त वाक्य यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति का कथन के रूप में परिभाषित किया गया है और जिसमें इसका अर्थ का बोध शामिल है, मतलब इसका मीनिंग बताया गया है कि आप्त वाक्य क्या है। अब किसमें बताया गया है, तो सिंपल सी बात है, शब्द अनुमान उपमान अनुपलब्धि शब्द के अंदर आएगा आंसर, ओके। आप्त वाक्य शब्द में आएगा, आप्त वचन बोल दो, आप्त वाक्य बोल दो, ओके। आप्त वचन, आप्त वाक्य मैंने ट्रिक के साथ बताया था, याद भी रखवाया था कि ये याद रखना, क्वेश्चन में आते ही है। और जब ये लास्ट आपकी एग्जाम गई ना उससे पहले पढ़ाया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन तो 2000 उसके बाद आया है ना, फिर भी किसी बच्चे ने बताया नहीं कि मैम आपकी क्लास में से ये क्वेश्चन आया है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्लास में से ही आए, कुछ तो क्लास में से उठकर ही डायरेक्टली आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं बताए। तो मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे याद आया कि हाँ ये मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, मैं प्रूफ भी दे सकती इसका, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या है, शब्द प्रमाण आएगा, ये सारे प्रमाण है और इसके अंदर ये शब्द प्रमाण के अंदर आप्त वचन आप्त वाक्य आते हैं, जहां पर क्या होता है कि हम हमारे ट्रस्टवर्दी पर्सन पर उनकी बातों को फॉलो करते हैं, वो जो बोलते हैं उसी को हम मानते हैं। जैसे कि गुरु बनाते हैं ना, गुरु ने बोला कि ये करना है बेटा तो आप वही करेंगे, तो ये क्या है, गुरु का कहा हुआ जो भी वाक्य है, जो भी बात है, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, आप्त वाक्य बन जाएगी। इज दिस क्लियर। फिर अनुमान करते हैं, पहले कोई चीज कहीं पर देखी है उसी के बेस पर उसी के जैसे दूसरी चीज हम देखते हैं, तो फिर हम मतलब उसके अंदर आधी चीज दिखती है आधी नहीं दिखती है, फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये यही होगी, है ना, इसी की वजह से होगी। रीजन भी बताते हैं कि ये इसी की वजह से, जैसे कि रसोई घर में हमने चूल्हे पर आग के साथ धुआं देखा, अब हम कहीं पहाड़ी पर घूमने गए, है ना, तो वहां पर भी हमने धुआं देखा,
तो उस धुएं के को हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पर भी आग होगी, इसलिए ये धुआं है। क्योंकि रसोई घर में भी क्या होता था, रसोई घर में भी चूल्हे में आग के साथ धुआं होता था, है ना। इसका मतलब है सिंपल सा हमने अनुमान लगा लिया कि दूर से धुएं को देखकर भी अनुमान लगा रहे थे कि वहां पर भी आग होगी, आग का अनुमान लगाया, है ना, उसको बोलते हैं अनुमान। उपमान, उपमान हम कहते हैं ना, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, चांद से हमारी बेटी का क्या करते, तुलना करते, कंपैरिजन करते, उसको बोलते हैं उपमान। क्या बोलते हैं, उपमान। कि भाई हम बोलते हैं ना, मेरे मेरे क्या बोलते हैं, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, तो ये भी तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, है ना। तो कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये है उपमान, है ना। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है कि जो चीज अवेलेबल तो थी लेकिन प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट में क्या है, नॉट अवेलेबल, ओके, अवेलेबल। अब मान लो कि घर पे कोई आया है ना, और आपके पापा से मिलना चाहता है, घर पे कोई आया है आपके पापा से मिलना चाहता है, लेकिन आपके पापा गए हैं ऑफिस में, है ना, ऑफिस में गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो अभी घर पे नहीं है। तो पापा का अभी घर पे ना होना यानी कि अनुपलब्धि, उनकी अनुपलब्धि है, यहाँ पर पापा अभी अवेलेबल नहीं है। वैसे दुनिया में तो अवेलेबल है वो, है ना, दुनिया में तो अवेलेबल है, लेकिन घर पे अवेलेबल नहीं है, बाहर अवेलेबल है, समझा ना, ऑफिस में अवेलेबल है लेकिन घर पे अवेलेबल नहीं है। तो जब घर पे अवेलेबल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुपलब्धि। मतलब कि उसका अस्तित्व तो है लेकिन वो अभी जिस जगह पर आप हो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तब आप बोलोगे कि वो यहाँ पर अनुपलब्ध है, यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। समझ आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। समझ आ रहा है ना, जैसे कि अमेजोन से आप कुछ मंगवाना चाहते हैं, कोई बुक मंगवाना चाहते हैं, है ना, तो अमेजोन पर मान लो कि पहले बुक मिला करती थी लेकिन स्टॉक खत्म हो गया तो वो बुक नहीं है, तो लिखा होता है नॉट अवेलेबल, लिखा होता है ना नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉट अवेलेबल का मतलब होता है कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। समझ आया ना, वो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन बाद में अवेलेबल हो सकती है, ओके, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। देखो हर एक का मीनिंग समझ गए ना, तो फिर क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप्त वाक्य की बात हो रही है, आंसर क्या आएगा, शब्द प्रमाण आएगा, ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पर इसको 5 स्टार लगा लो, क्यों, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय होता है, ओके, फाइनली ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो 2 KB 2049 बाइट्स, 0.5 MB, 3 GB। पहले तो ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले क्या आता है, बिट्स आते हैं, उसके बाद क्या आता है, बाइट्स आते हैं, है ना, उसके बाद केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, है ना, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, इस तरीके से होती है। फिर वाईबी, जेडबी, है ना, जुट्टा बाइट, योट्टा बाइट, पेट्टा बाइट, ओके। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस आपको पूछा जाता है, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा इस सीक्वेंस, तो जेड बी तक जाएंगे तो ठीक रहेगा, ओके। अब देखो यहाँ पर बात हो रही केबी की, बाइट्स की हो रही, एमबी की हो रही, जीबी की हो रही। यहाँ पर तो 3 GB है, तो आपको सिंपली देखो लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ेगी, ओके, कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत ही टाइम खराब होगा। तो 3 GB तो सबसे ज्यादा होगा। 0.5 MB का मतलब क्या होता है, 1 MB होता है तो उसके अंदर कितने KB होते हैं, 1 MB के अंदर 1024 KB होते हैं, है ना, 1024 KB अब हो गए। अब देखो 1 KB में क्या होगा, 1 KB के अंदर आपके हो जाएंगे 1024 सॉरी 1 MB, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओके, जस्ट 1 KB इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 आपके बाइट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगी, बाइट्स हो जाएगी। देखो 1024 को नहीं करना है तो आप 1000 से भी ले सकते हो, ओके। फिर आपका आ जाता है कि 1 MB,
1 MB इज इक्वल टू 1024 क्या होंगे, KB होंगे, है ना। उसके बाद हम MB के बाद आते हैं GB, 1 GB, ओके, GB तक ही जाएंगे। 1 GB का मतलब क्या होता है, 1024 MB। ओके, तो यहाँ पर 0.5 MB है, तो मतलब 1 MB से भी कम है, आधा है ना, 50% की बात हो रही है। तो यहाँ पर बाइट्स कितने होंगे बताओ, इसमें बाइट्स कितने होंगे। अगर हमारे पास 1024 KB है तो इंटू हम 1000 करेंगे, क्योंकि ये 1000 बाइट्स है ना। तो यहाँ पर अगर हम इतना करते तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको हम 1024 बाइट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको मैं आधा करेंगे तो कितना हो गया, 1024 का 512, है ना, 512 KB हो जाएगा। अगर हम 1 MB को कन्वर्ट करते हैं, 1 MB को किस में कन्वर्ट करते हैं, KB में। यहाँ पर लिखिए 1 MB को KB में अगर कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 1024 KB, है ना। तो अब हम 0.5 MB को कन्वर्ट करते हैं KB में, तो कितना बनेगा आपके पास, 512 KB बन जाएगा, है ना। अब 512 KB बन गया, ये कितना बना, 512 KB, ओके। इसको अभी हम बाइट में कन्वर्ट नहीं करते, रहने देते, ओके, पहले KB में कन्वर्ट करते थे। अब ये जो है 2049 बाइट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 KB होता है, उसमें कितने बाइट्स आते हैं, 1024 आते हैं, है ना, 1024 आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 2049 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 KB के बराबर हो जाएगा। 1 KB के बराबर कितना होता है, 1 KB के बराबर 1024 बाइट्स होता है ना। तो अगर 2 KB होगा तो 2 KB यानी कि 2048 हो जाएंगे बाइट्स, है ना। हमारे पास 2049 दिए है, तो मतलब इसके समथिंग आ गए आपके 2 KB के। तो ये आपके कितने हो गए, 2 KB हो गए, है ना। और ये भी 2 KB है, तो ये भी 2 KB, दोनों सेम हो गए, है ना। अब यहाँ पर 512 KB है, और अगर GB को हम MB में कन्वर्ट करते हैं, GB तो वैसे भी KB से बड़ा ही होता है ना, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो सबसे बड़ा है। अब छोटा आपको देखना है, तो आप छोटे किस में देखोगे, अब आप किसको कहोगे कि ये छोटा वाला है, बताओ। अब आप कहोगे मैम दोनों में KB आ रहा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो 2049 बाइट यानी कि हमने 2 KB तो मान लिया, लेकिन यहाँ पर 2 KB यानी कितने होंगे, 2 KB यानी कि अगर 2048 बाइट्स होगा, या फिर आप इसको कन्वर्ट करोगे 1000 में तो 2000 बाइट्स होगा। क्लियर, इज दिस क्लियर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है, ओके, सेम है, ये 2049 बाइट्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2048 बाइट्स आएंगे, 2049 आ जाएंगे। क्लियर, इसी वजह से इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, देखो ऐसे में ही कंफ्यूजन होता है ना, आपको इन दोनों में ही कंफ्यूजन हुआ, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया तब हमें पता चला कि सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 2 KB वाला। यहाँ पर भी 2 KB के बराबर है, लेकिन 2 KB से ज्यादा हो जा रहा है, 1 पॉइंट ज्यादा हो रहा है ना, इसी वजह से। क्लियर, चले, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, which of the following communication system would best enable a meeting to take place between people working in different location। निम्नलिखित संचार प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच बैठक के आयोजन को परिचालित करने हेतु सर्वोत्तम होगी। अलग अलग जगह पर लोग बैठे हैं, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ, अलग अलग जगह पर बैठे लोगों के बीच में अगर हमें कोई बैठक का आयोजन करना है, तो फिर हम क्या, कौन सी, मतलब कि यहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कि आप लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं, है ना, और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अलग अलग जगह पर बैठकर भी आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, जैसे कि गूगल मीट पे हम करते हैं ना, गूगल मीट पे हम कोई वर्कशॉप करते हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो अलग अलग जगह पर लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर बैठकर हम एक बैठक का आयोजन करते हैं, है ना। तो इनमें से जो आपको दिए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, VoIP या फिर ईमेल, वॉइस मेल या टेक्स्ट मैसेजिंग, कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। यस, तो यहाँ पर देखो ईमेल से तो मैंने आपको मेल कर दिया,
तो जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ो ना पढ़ो, है ना। आप ना भी पढ़ो, ईमेल मैंने भेजा आपको और आपने नहीं भी पढ़ा हो तो मुझे कैसे पता चला कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, है ना, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ये तो बैठक अच्छे से ठीक से नहीं हो पाएगी ढंग से, है ना। तो ये तो गया। वॉइस मेल में भेज रही हूँ तो वॉइस मेल से हो सकता है कि अगर आपको समझ आए भी या नहीं भी आए, है ना। ओके, अब अकेला वॉइस मेल मैंने भेज दिया आप लोगों को, है ना, तो फिर जरूरी नहीं कि आप उसको सुनो ना सुनो। टेक्स्ट मैसेजिंग भी ऐसी ही सिचुएशन होती है ना। अब इनमें से सबसे ज्यादा वीओआईपी होता है। देखो वीओआईपी क्या होता है, पहले आंसर देख लो। वीओआईपी इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वीओआईसी जो है ना उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको क्या करती है, नियमित रूप से, रेगुलर या फिर एनालॉग रूप से फोन लाइन के बजाय, हम जिस तरीके से फोन से एक दूसरे से बात करते हैं ना, उसकी बजाय क्या करती है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करती है। किसका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है। ओके, वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है हमें। देखो ये भी कॉल की तरह ही, फोन कॉल की तरह ही, लेकिन यहाँ पर हम फोन कॉल की यूज नहीं करते, लेकिन किसका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वीओआईपी इज द बहुत ही अच्छी एक सिस्टम है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर लोग रहते हैं और वहाँ पर हमें किसी मीटिंग को करना है, तो ये वीओआईपी जो सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है इन सभी में से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए हैं आपको, स्टेटमेंट बेस आपको आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो हार्डवायर सिस्टम प्रणालियों की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं। ओके, मतलब कि जो कठोर तार वाली प्रणाली होती है ना, देखो बेतार वायरलेस वाईफाई में क्या होता है कि वहां पर कोई वायर नहीं होते हैं, है ना, वहां पर कोई वायर नहीं होते हैं। तो और जो वायर वाली, जो हार्ड वायर वाली सिस्टम होती है ना, वो आपने देखे होंगे ना, खंबे लगे होंगे और फिर इस तरीके से वायर लगे होंगे, है ना। ये वायर जो होते हैं उस वायर से कनेक्टेड होते हैं वाईफाई, सॉरी नेटवर्क, है ना। तो ये वायर वाली जो प्रणाली है उससे ये जो वायरलेस जो वाईफाई है, नेटवर्क है, जहाँ पर हम वायर का यूज नहीं करते हैं, वैसे वाईफाई वायरलेस नेटवर्क वो इसकी तुलना में क्या है, कम सुरक्षित है, कम सिक्योर है। ओके, उसके बाद सिक्योर होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नियमित अंतरालों पर जारी और प्रयोक्ता के कंप्यूटर में डाउनलोड की गई डिजिटल मीडिया फाइलों की श्रृंखला को पॉडकास्ट के रूप में जाना जाता है। देखो क्या बताया जाता है कि जो रेगुलर रूप से कुछ अंतरालों पर जो भी हम जारी करते हैं और जो प्रयोक्ता के कंप्यूटर, जो भी यूजर है उसके कंप्यूटर के अंदर जो डाउनलोड की गई डिजिटल मीडिया फाइल है, तो उसकी एक पूरी श्रृंखला बनती है। जैसे कि ये फाइल है, ये फाइल है, डिजिटल मीडिया फाइल, ओके, मीडिया फाइल की बात हो रही। तो इस तरीके से ये फाइल है, उसकी एक श्रृंखला बनती है, तो उसको हम पॉडकास्ट के रूप में जानते हैं। और इन मीडिया फाइलों का जो स्टोर या उसका हम देखभाल करते हैं, है ना, तो वो केंद्रीय रूप से किया जाता है। ओके, मतलब इन मीडिया फाइल्स का स्टोर एंड मेंटेन जो होता है ना वो सेंट्रली किया जाता है। मतलब जिस तरीके से होता है ना भाई, कि मान लो कि सेंट्रल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बीचों बीच कोई पर्सन है, जस्ट एग्जांपल, ओके, और ये सारे लोग हैं, तो इन पर कंट्रोल करने का, इनका देख रेख करने का काम ये वाला पर्सन बीचों बीच वाला करता है। तो ये क्या होता है, सेंट्रल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि सेंट्रल लेवल से इन सब फाइलों का, ये जो मीडिया फाइल है ना उसको स्टोर करने का, उसका देखभाल करने का, उसको मेंटेन करने का काम सेंट्रली किया जाता है। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है ये आपको बताना है। यस, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि हार्डवायर सिस्टम से जो वायरलेस नेटवर्क होता है ना वो कम सिक्योर होता है, लेस सिक्योर होता है। ओके, तो ये सही है।
दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है, हमने आगे भी क्वेश्चन में किया था कि पॉडकास्ट किसको कहते हैं, मीडिया फाइल होते हैं, है ना, उसकी जो श्रृंखला होती है, बहुत सारी फाइलें होती हैं, मीडिया फाइल, डिजिटल मीडिया फाइल होती है, और उसको हम इकट्ठा करते तो उसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट, है ना। अब ये पॉडकास्ट जो होता है ना, उसके अंदर जो फाइल होती है वो सेंट्रली उसको मतलब कि स्टोर किया जाता है और साथ ही साथ उसको मेंटेन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट कैन बी सपोर्ट स्टूडेंट्स विथ अ विजुअल इम्पेयरमेंट। देखो क्या बता रहे हैं कि जो इनपुट डिवाइस ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कैसे बच्चों के लिए है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब कि दृष्टि की बाध्यता है, जो देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वैसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, देख नहीं पाते हैं, है ना, देखने की कमी है जिनमें, है ना, डिसेबिलिटी है इनके अंदर, तो वैसे बच्चों के लिए इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस हैं वो मतलब कि सर्वोत्तम उनको सपोर्ट करेंगी, ओके, बेस्ट सपोर्ट करेंगी। माइक्रोफोन, फुट माउस, ब्रेली कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्पीकर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट एंड आउटपुट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। वीडियो भी अवेलेबल है इनकी, बहुत ही डिटेल्स में समझाया इनपुट आउटपुट, और इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरह की होती है। वैसे भी डिवाइस की बात, इनपुट में क्या करते हैं, हम अंदर की ओर डाटा को ले जाते हैं, अंदर की ओर डाटा को क्या किया जाता है, लिया जाता है, डाटा को लिया जाता है या दिया जाता है, दिया जाता है, ओके। जबकि आउटपुट में क्या होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या करते हैं, डाटा को लाया जाता है ना, मतलब जिस डिवाइस की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अंदर की ओर मतलब कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और जिन डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में से डाटा को बाहर की ओर लाते हैं तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, है ना। और इनपुट आउटपुट किसको बोलेंगे, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, जो दोनों तरह का कार्य करती है ना, मतलब अंदर भी ले जाती हैं और बाहर भी लाती हैं, है ना। तो वैसे भी कुछ डिवाइस होती हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ओके। अब देखो इनपुट के अंदर अगर हम बात करें तो कीबोर्ड होता है आपका, बिल्कुल। कीबोर्ड क्या काम करता है, कीबोर्ड काम करता है आपका डाटा को अंदर ले जाने का। उसी तरीके से अगर मैं मॉनिटर की बात करूं तो मॉनिटर का काम क्या है, डाटा को बाहर लाने का। आपको दिखाता है मॉनिटर कि आपके सामने डाटा को रखता है, तो वो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, प्रिंटर भी प्रिंट करके बाहर निकालता है ना। अब देखो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि स्कैनर होता है तो स्कैनर क्या करता है, अंदर डाटा को अंदर ले जाता है, क्या करता है, डाटा को अंदर ले जाता है ना। उस तरीके से माउस हो गया, है ना। अब ये जो है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ के अंदर हम डाटा को देते हैं और डाटा को बाहर भी लाता है ना। फिर आपकी स्क्रीन हो गई टच स्क्रीन, टच स्क्रीन ये क्या काम करती है, डाटा को ले भी जाती है और बाहर भी दिखाती है ना। तो ये हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब देखो माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं, है ना। सो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। फुट माउस क्या है, फुट माउस के मतलब फुट माउस कैसा होता है पता है, कि पग से हम माउस को चलाते हैं, पग से माउस के जो लोग मान लो कि जिनके हाथ में प्रॉब्लम होती है, जो हाथ से माउस को नहीं चला पाते ना, वैसे लोग क्या करेंगे, पैर से माउस को चलाएंगे, तो उसको बोलते हैं फुट माउस, ओके। वो भी इनपुट है। ब्रेली कीबोर्ड, ब्रेली कीबोर्ड किसके लिए होंगे, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए वो कीबोर्ड होता है। जिस तरीके से ब्रेल लिपि होती है ना, उनका एक ब्रेल लिपि होती है, उस पर वो हाथ लगा के वो देख पाते हैं, मतलब देख तो नहीं पाते लेकिन समझ पाते कि क्या लिखा है ना। तो उसी तरीके से ब्रेली कीबोर्ड आता है, ओके। ये भी तो इनपुट है।
जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जैसे हम पहले छोटे थे तब एक मतलब टीवी के अंदर गेम खेलने के लिए हम क्या करते थे, एक जॉयस्टिक इस तरीके का होता था, जैसे कि मान लो ना कहीं पर अगर आपने देखा होगा कि कंट्रोल करता है, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पे हम गेम को खेल पाएंगे, है ना। तो ये जॉयस्टिक होता है। रिमोट होता है ना उस तरीके का ही होता है, लेकिन ऊपर डंडा जैसा होता है जिसको हम आगे पीछे करते हैं, जैसे कि गाड़ी में जो गियर होता है ना, गियर भी इस तरीके का ही काम करता है, जॉयस्टिक जैसा ही काम करता है, जिसको हम आगे पीछे करेंगे तो हमारी गाड़ी का जो गियर होता है वो चेंज होता है ना। तो जॉयस्टिक भी वैसा ही होता है। स्पीकर, स्पीकर क्या होता है भाई, स्पीकर देखो, स्पीकर बोलने के लिए नहीं होता है ना, स्पीकर बाहर लाता है, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो गई है ना, स्पीकर में से आवाज बाहर आती है, अंदर नहीं। माइक होता है तो माइक में हम आवाज को अंदर डालते हैं, तो माइक इनपुट हो गया, लेकिन स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ई तो पहले से चला गया, ई को निकाल ही दो, है ना। अब आप देखो ब्रेली कीवर्ड है, आपको दृष्टि बाध्यता वाले बच्चों की बात की है, तो ये तो 100% आएगा ही आएगा, तो सी है उसको रखो, बाकी को निकाल दो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए एंड सी ओनली, ओके। मतलब माइक्रोफोन से वो बोल तो सकता है ना, माइक्रोफोन से वो बोल सकता है, ब्रेली कीवर्ड से वो डाटा को कंप्यूटर के अंदर डाल सकता है। फुट माउस में क्या होता है कि पैरों से उनको चलाना होता है, तो उसको देखने की जरूरत पड़ती है कि भाई आपका माउस कहाँ पर पड़ा है, कहाँ पर कौन सा बटन है, तो उसको देखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये फुट माउस नहीं आएगा। जॉयस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। जॉयस्टिक क्यों, क्योंकि वो आपको अपने हाथों से इसको क्या करना है, कंट्रोल करना पड़ता है, और आगे हमारे सामने जो स्क्रीन पे जो भी चलता है उसको कंट्रोल करना है गेम खेलते वक्त, है ना। तो वो हम देखने के बाद ही जॉयस्टिक को आगे पीछे करेंगे, है ना। इसलिए ये जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए काम की चीज नहीं, ओके। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसडीजीएस के जितने भी गोल हैं उसको आप डिटेल्स में करके जाना, जितने 17 गोल हैं 17 गोल के अंदर भी उसके टारगेट्स दिए हुए हैं, तो वो सारे टारगेट्स करके जाना, ताकि आपको पूछे जाते हैं। टारगेट्स के अंदर भी टारगेट्स होते हैं, ए बी सी डी इस तरीके के टारगेट्स होते हैं, ओके। 1 नंबर का टारगेट, 2 नंबर का टारगेट, 3 नंबर का, इस तरीके के टारगेट्स होते हैं, तो वो टारगेट्स भी आपको करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन उठकर आता ही आता है, ओके। सो मैं इसको 5 स्टार दे रही हूँ, जहां पर 5 स्टार लगाओ मान लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एसडीजीएस जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित है। देखो यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन में कौन से एसडीजीएस के जितने भी गोल्स हैं उनमें से कौन सा गोल है जो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बताता है, ये आपको बताना है, ओके। अब देखो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसको याद रखने के लिए मैंने एक स्टोरी भी लिखकर भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजी है, और मैंने वीडियो में भी स्टोरी को सुनाकर ही ये सारे गोल्स आपको याद रखवाए हैं, अगर किसी को याद हो तो, ओके। तो पहला जो गोल है वो आपको सारे के सारे गोल याद होने चाहिए। पहला गोल है नो पॉवर्टी, क्या है, नो पॉवर्टी, ओके। दूसरा गोल आपका क्या है, जीरो हंगर, गरीबी को हटाना है बिल्कुल, भूखमरा को बिल्कुल भी जीरो कर देना है, हंगर, ओके, जीरो हंगर। उसके बाद तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग याद रख लेना, या फिर आप इसको कुछ भी करके स्टोरी से ही याद रख लीजिएगा ताकि अच्छे से याद रह जाए। फोर्थ नंबर है आपका क्वालिटी एजुकेशन, है ना, क्वालिटी एजुकेशन। चलिए उसके बाद है 5th नंबर का है आपका जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद 6 नंबर का आपका है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर, ओके, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। उसके बाद 7 नंबर का गोल है आपका क्लीन एनर्जी, ओके, क्लीन एनर्जी। 8वें नंबर का गोल आपका है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ओके,
डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, 9 नंबर का आपका गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर लिखती हूँ 10 नंबर का गोल है आपका रिड्यूस इनक्वालिटीज। ओके, रिड्यूस इन इक्वालिटी। जस्ट वेट। ओके, इन इक्वालिटी। ओके, रिड्यूस इन इक्वालिटी। उसके बाद 11वां नंबर का सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ओके, 12 नंबर का है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। ओके, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद आपका आता है 13 नंबर का गोल है क्लाइमेट एक्शन। जो कि आपका आंसर है। ओके, SDGs 13। 14 नंबर का है लाइफ बिलो। याद रखना, लाइफ बिलो वाटर। ये क्वेश्चन ना जी सेट की एग्जाम में भी पूछा गया था। बिलो की जगह पर उन्होंने लिख दिया था अबोव वाटर, लाइफ अबोव वाटर। ओके, तो ध्यान रखना है लाइफ बिलो वाटर मतलब कि जल के अंदर का जो जीवन होता है ना उसको बोलते हैं लाइफ बिलो वाटर। ध्यान रखना। ओके, 15 नंबर का है लाइफ ऑन लैंड। ओके, लाइफ ऑन लैंड है। ओके, लाइफ ऑफ लैंड नहीं है। ओके, मतलब कि जमीन पर का जीवन। देखो, पानी के अंदर का जीवन और जमीन के ऊपर के जीवन की बात है 14-15 में। ओके, याद रखना। फिर 16 नंबर का है, आप अपनी तरह से इसको सीक्वेंस में कुछ भी करके याद रख लेना। ओके, अपनी तरीके से स्टोरी भी बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टोरी बना के आपको बोला था। ओके, पीस, अब शांति चाहिए हमें, बिल्कुल पीस। फिर जस्टिस, न्याय भी चाहिए, अन्याय भी नहीं होना चाहिए हमारे साथ। एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ओके, और लास्ट है आपका 17 नंबर का गोल है, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप करनी है। ओके, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। गोल के लिए पार्टनरशिप करें। गोल को अचीव करने के लिए हमें वैश्विक लेवल पर क्या करना है, पार्टनरशिप करना है, तभी जाके सारे गोल्स कंप्लीट होंगे। क्लियर? गोल से शुरुआत होती है, गोल से एंड होता है। तो 17 नंबर का गोल अगर पूछा जाता है तो गोल को ही याद रखना है। टोटल गोल 17 है और 17 नंबर का गोल भी गोल है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आंसर आपका क्या आएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर, जहां पर हमारी बात हो रही है क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। ओके, चलिए, उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। गिवन बिलो अच्छा 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को देखना है आपको। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो ऐसे देशों की संधि है। ओके, ऐसे देशों की संधि है जिसमें से अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य आती है, मतलब कैंसर, ट्रॉपिक एंड पोल। ओके, जो ध्रुव होते हैं ना, हम बोलते हैं ना उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, है ना, तो ध्रुव के मध्य में आती है और कर्क रेखा के
और कर्क रेखा पर ही वैसे दो देश आते हैं। ओके, हमारी जो पृथ्वी है ना उसके अंदर जो कर्क वृत्त मकर वृत्त है ना, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है, ये बीचों बीच है आपका विषुववृत्त, विषुववृत्त है ना। फिर यहाँ पर आई थिंक ऊपर की ओर कर्क वृत्त है, नीचे की ओर आपका मकर वृत्त है। ओके, और ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है वो पोल है आपका। तो ये है उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, और नीचे क्या होता है, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ओके, तो इस तरीके से आपका होता है। अब देखो यहाँ पर बताया गया जा रहा है स्टेटमेंट में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है वो ज्यादातर ऐसी कंट्रीज को लिया, ऐसे कंट्रीज की संधि है जहाँ जो क्या है, अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य में है, कर्क वृत्त और ध्रुव के मध्य में है। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेजेंटली आईएसए इन हेडेड बाय इंडिया, मतलब कि अभी प्रेजेंटली आईएसए का अध्यक्ष जो है वो क्या है, भारत है। ओके, वो क्या है, भारत है। अब इसका आंसर करें सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करिए। चलिए, ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए आंसर के, देखो सोलर अलायंस की बात हो रही है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सूर्य का जो, सूर्य की किरणें जो पड़ती है ना वो कहाँ पर पड़ती है पता है आपको, ये वाले पोर्शन पे पड़ती है सबसे ज्यादा। ओके, सबसे ज्यादा अगर विषुववृत्त पर पड़ती है ना, सबसे ज्यादा विषुववृत्त पर पड़ती है बीचों बीच। और यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा दोनों के बीच में देखा जाए तो कर्कवृत्त और मकर वृत्त के बीच में सबसे ज्यादा सूर्य के जो किरण होते हैं वो सीधे पड़ते हैं। ओके, यहाँ से होते हैं, मान लो ये सूर्य है। ओके, इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो सीधे ही पड़ेंगे, यहाँ पर थोड़े 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 ऐसे करके फिर जाएंगे उत्तर ध्रुव, और दक्षिण ध्रुव में इस तरीके से टेढ़े पड़ेंगे। ओके, और यहाँ पर ये सारे सीधे और इस तरीके के होंगे, बहुत ज्यादा टेढ़े नहीं होंगे। ओके, टेढ़े में मतलब इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ त्रासा बोलते हैं। अभी ये जो लाइन बन रही है ना इसको ऐसे किस क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं आता। ओके, लेकिन मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से सूर्य की किरणें पड़ती है। अब यहाँ पर बहुत ही कम रेयरली पड़ती है। तो यहाँ पर ये दोनों जो ध्रुव होते हैं ना वो ठंडे प्रदेश होते हैं, यहाँ पर बर्फ ज्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर कम। और विषुववृत्त में सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, और यहाँ पर मतलब मीडियम कक्षा की रहती है। तो सोलर एलायंस की बात, इंटरनेशनल सोलर एलायंस की बात हो रही है, तो वहां पर देश कौन से होंगे जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बात की गई कि जिसमें अधिकतर देश ऐसे लिया है कि कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य में, यहाँ का पोर्शन की बात हो रही, यहाँ के पोर्शन की। तो ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि हमें सोलर की, जहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी वही देश हम लेंगे, है ना। वहीं पर तो सोलर सोलर प्लांट डालेंगे, वहीं पर तो सोलर काम करेगा ज्यादा, है ना। बर्फ वाले प्रदेश में थोड़ी ना सोलर, सूर्य की ऊर्जा ही कम हो रही, मतलब किरणें ही कम आ रही है, तो फिर वहां पर सोलर के जो भी प्लांट डालेंगे वो इतने ज्यादा सक्सेस नहीं होंगे, है ना। सो यहाँ पर ये पोर्शन आपके लिए सही होगा, यानी कि कर्क रेखा और ध्रुव की जगह पर क्या होना चाहिए था, मकर वृत्त होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मकर वृत्त होना चाहिए था। उनके बीच के जो दो देश हैं उनको यहाँ पर इस संधि में लिया गया है। ओके,
और वर्तमान में ISA का अध्यक्ष जो है वो भारत ही है। ओके, ये तो सही स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको आंसर समझ आया होगा कि पहला वाला जो है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। ओके, देखो यहाँ पर मैंने समझाया हुआ भी, हाँ यहाँ पर देखो, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अलायंस ऑफ 123 सिग्नेटरी कंट्रीज, मतलब 123 कंट्री ने यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं इस संधि के अंदर। ओके, और जिनमें से अधिकांश सनशाइन देश है, मतलब जहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है वैसे देश है जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थित है। ओके, मतलब मैंने बताया ना वो पोर्शन कर्क वाला और मकर वाला है ना, इन दोनों के बीच में ही ऐसे देश सबसे ज्यादा हैं। ओके, क्लियर। चले क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे हैं हेलोन्स काइंड्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस। ओके, ओडीएस जिसको बोलते हैं वेर एसेंशियल एंड वाइटली यूज्ड इन। ओके, देखो ओडीएस की बात हमने क्या कहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की हुई थी। ओके, ओजोन की बात जब भी आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए ये पूछा जाता है, तो ओजोन के लिए, जो ओजोन का स्तर है वो कम होता जा रहा है ना, और ओजोन का लेयर जो है वो कम होता जा रहा है, और उसी की वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आने लगी है, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, मौसम बदलता जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं वो सूर्य ओजोन का जो लेयर है वो टूटता जा रहा है इसी की वजह से। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था मॉन्ट्रियल के अंदर, वो बनाया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ये पूछे जाते हैं। ओके, आपको जोड़ मिलाने में आते हैं कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया है। ओके, सो ये इसको याद रखना, ये आपके लिए IMP है। इसको भी मैं 5 स्टार दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। अब यहाँ पर ओडीएस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये ओडीएस क्या है, ये सारी चीजें मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझाई हुई। ओके, तो उनमें से किसमें अनिवार्य और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, तो जो ओडीएस के जो प्रकार हेलोन्स है ना, उस हेलोन्स में से किसमें अनिवार्य और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स के अंदर, या फिर फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर। चलिए, ये हेलोन्स किस में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, यस। तो करेक्ट आंसर आएगा फायर एक्सटिंग्यूशर। ओके, मतलब जो अग्निशामक होते हैं ना, और उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है इसको। हम जो फायर एक्सटिंग्यूशर है ना, उसको हम अग्नि शामक इस तरीके से कुछ बोला जाता है हिंदी में। ओके, तो उसके लिए है। चले इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेलोन जो है रासायनिक यौगिक पहले अग्निशमन में इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब फायर फाइटिंग के लिए, फायर को क्या करते हैं, समन, फायर का समन करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हेलोन ब्रोमीन और फ्लोरीन और 1 या 2 कार्बन वाले ऑर्गेनो हेलोजन, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो हेलोजन यौगिकों के समूह में से कोई भी हो सकता है। ओके, आग बुझाने में हेलोन की प्रभावशीलता दहन प्रक्रिया को फैलाने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को बाधित करने में उनकी कार्यवाही से उत्पन्न होती है। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये है आपकी फायर से रिलेटेड है। हेलोन जो है वो फायर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ओके, फायर का समन करने के लिए उसको उसको बुझाने, आग को बुझाने के लिए हेलोन को यूज किया जाता है। ओके, तो फायर एक्सटिंग्विशर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल भी आ गया है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अबाउट, चलिए क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके बारे में था, अभी ही आपको समझाया। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कन्वर्जन
of biodiversity, limiting the rise in global temperature to 2 Celsius above pre-industrial times। चलिए आंसर करिए। यस तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रिड्यूक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है, इमिशन का मतलब होता है कि जो हमें जैसे नेट इमिशन होता है ना, नेट इमिशन में क्या होता है, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि घटाने की बात हो रही है, क्या है उसका जो उत्सर्जन, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है ना, उस अगर मान लो किसी भी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादातर उत्सर्जन हो रहा है, तो जितना बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए भी तो हमें ये बढ़ रहा है ना। तो उसको कम करने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, उसको घटाने के लिए कुछ और तरीका यूज करो, है ना। किसी से बढ़ रहा है तो दूसरे तरीके ये भी सोचो कि उसको कम भी किया जाए, है ना। तो इसीलिए रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया था 1997 में। ओके, तो ये आंसर है आपका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने पढ़ाया हुआ था ग्रीन हाउस क्योटो प्रोटोकॉल, मैंने बताया ना क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ाया है। तो 1997 में COP3 सेशन जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ओके, और COP3 सेशन के अंदर ये क्योटो प्रोटोकॉल बना था। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कोप में बना था, COP3 में बना था। इसका उद्देश्य मानव के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में उद्योग के कारण जो बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उत्सर्जित हो रही है, तो उन उत्सर्जन को क्या करना था, कम करना था, रिड्यूस करना था। और वो भी कैसे, कानूनी बाध्यताएं लगाकर। क्योंकि पहले तो बोला भाई कम करो कम करो, लेकिन ये तो लोग है ना वो कभी सुनेंगे थोड़ी कि भाई हाँ चलो ये तो बोलते रहते हैं, बोलते हैं ना कि भाई पानी का यूज कम करो, पानी का यूज कम करो, लेकिन कोई सुनता है नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं लगी है ना। लेकिन जब भी आपके घर पे पानी के मीटर आ जाएंगे, जैसे कि अहमदाबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटी है गुजरात में, तो वहां पर तो पानी के मीटर भी आ गए हैं, तो जितना पानी यूज करोगे उतने पैसे आपके लगेंगे, है ना। तो वहां पर अब पानी का यूज कम किया जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे लगने लगे हैं, है ना। लेकिन जहां पर अभी पैसे नहीं लगते हैं, जहां पर मीटर नहीं लगवाए, वहां पर तो पानी का बहुत ही यूज होता है ना। तो कानूनी बाध्यताएं जब लगाई जाती है तभी आप लोग मानते हैं, उसके अलावा तो आप मानते ही नहीं है ना। गुजरात में बोला गया दारू शराब मत पिए मत पिए, लेकिन पीते रहे। और कानूनी बाध्यता लगा दी गई कि भाई शराब किसी को भी नहीं पीनी है। अगर पीते हुए पकड़े गए या फिर कहीं पर भी आपके पास शराब मिल गई तो आपको क्या है, कानूनी सजा की जाएगी, है ना। तब जाके आप लोग खुले में सबके सामने नहीं पीते हैं, है ना। भले ही छुप कर पीते होंगे तो वो बात अलग है, लेकिन किसी के सामने कभी नहीं पीते हैं, है ना। तो ये कानूनी बाध्यताएं लगानी बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी उद्योगों वालों को बोला कि भाई अब कम करो, जितना आप उत्सर्जन करते हो उसको कम करने की कोशिश करो कोशिश करो, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। फिर क्या करना पड़ा, कानूनी बाध्यताएं लगानी पड़ी, वो भी क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। जस्ट वेट विशु, ओके सॉरी, ये तो बच्चा है ना, फोन लेके बैठ गया है, उसको पता नहीं कि मम्मी क्लास ले रही, कितनी अपनी धुन में है। ओके चलिए, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना था। ओके, आगे पूरा वीडियो एक बार देख लेना एग्जाम देने से पहले। ओके चलिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं 69 नंबर का। तो सिस्टोसोमियासिस, ओके, सिस्टोसोमियासिस अ वाटर एसोसिएटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय। देखो ये जो जल संबंधी रोग है जिसको सिस्टोसोमियासिस बोला जाता है, वो जो जल संबंधित रोग है वो किसके कारण होता है। यहाँ पर आपको रीजन पूछा गया है कि किसके कारण ये रोग होता है सिस्टोसोमियासिस। ओके, दूषित पानी का सेवन करने से, दूषित पानी के संपर्क में आने से, स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी की जो कमी होती है उसकी वजह से, दूषित पानी पर उगाए गए रोगवाहक की वजह से। बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि आप अगर दूषित पानी के संपर्क में आते हो
तब जाके ये जल संबंधित रोग होता है। कौन सा? शिस्टोसोमियासिस। ओके, कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड वाटर। ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज नीड टू बी इंटीग्रेटेड विथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एट एवरी लेवल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को प्रत्येक स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। जितनी भी भारतीय भाषा है उसके जो भी शिक्षण और लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग है, उनको प्रत्येक स्तर पर स्कूली शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन की शिक्षा हो, उनके साथ क्या करने की ज़रूरत है? उनके साथ उसको इंटीग्रेटेड करने की ज़रूरत है। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है, देखो ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड 220 इंडियन लैंग्वेजेस एज एंडेंजर्ड। ओके, एंडेंजर्ड मतलब संकटापन जिनको हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो यूनेस्को ने बताया है कि 220 भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिसको हम इंडेंजर्ड घोषित करते हैं। ओके, 220 भारतीय भाषाएं। अब आप बोलोगे भारतीय भाषा के अंदर स्थानिक लेवल की भी भाषाएं आ जाती है, लोकल लैंग्वेज होती है वो भी आ जाती हैं। ओके, तो वो सारी भाषाएं हैं, उनमें से 220 भाषाओं को यूनेस्को ने क्या कहा है? इंडेंजर्ड घोषित किया है। चलिए इसका आंसर करें सभी बच्चे। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि भाई सभी लेवल पर, स्कूली हो या फिर हायर एजुकेशन हो, कोई भी स्तर, ओके, टीचिंग एंड लर्निंग का कोई भी लेवल है, वहाँ पर हम भारतीय भाषाओं को उसके साथ समेकित करने की आवश्यकता है। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट है वो यूनेस्को ने जो डिक्लेयर किया वो 220 इंडियन लैंग्वेज नहीं, लेकिन 197, ओके, 197 सॉरी, ओके, 197 या तो फिर 197, तो इतनी जो लैंग्वेजेस है उसको यूनेस्को ने क्या किया है? इंडेंजर्ड घोषित किया है। ओके, क्लियर? तो 220 की जगह पर क्या आएगा? 197 आएगा। क्या बोलते हैं इसको? मुझे हिंदी में सच बताओ तो 91 से लेकर 99 वाली लाइन है ना, वो सच में हिंदी में नहीं आती, बोलनी ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों, बहुत ट्राई किया। ओके, 197 जो भाषाएं हैं वो इंडेंजर घोषित किया किसने? यूनेस्को ने। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सीख लूंगी, ओके, टेंशन मत लीजिए। अब इतना हिंदी सीख गई हूँ, प्योर गुजराती थी तो इतना हिंदी तो सीख गई हूँ, कुछ इंग्लिश वर्ड भी बोलना सीख गई हूँ, तो फिर ये भी सीख लूँगी। ओके, कुछ सीखने से सब कुछ आता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया? चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, नॉलेज कमीशन या फिर यशपाल कमीशन? किसने की थी भाई कि नेशनल यूनिवर्सिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा इस्टेब्लिश की जाए? ऐसी अनुशंसा, ऐसे रिकमांड किसने की थी? कौन से कमीशन ने की थी? यस, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? नॉलेज कमीशन। क्या आएगा? नॉलेज कमीशन। चले अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉलेज कमीशन, तो नॉलेज कमीशन को हम
नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहा जाता है, और नीतियों का थिंक टैंक था। ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन था ना, वो पॉलिसी का क्या था, थिंक टैंक ऑफ पॉलिसी भी इसको बोला जाता था। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कमीशन था जिसको हम थिंक टैंक ऑफ पॉलिसीज भी कहते थे, तो नॉलेज कमीशन था। ओके, जिसका उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था कि ज्ञान गहन सेवा क्षेत्रों में सुधार करना, नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स जो है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना था। ओके, और ये जो आयोग बना था, कमीशन जो था, वो 13 जून 2005 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके समय में ये बनाया गया था। ओके, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं उन्होंने और क्या क्या रिकमेंडेशन की थी। ओके, नेशनल नॉलेज कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन की थी, तो उसको भी हम देखते हैं। तो उन्होंने बताया था क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके, तो यूनिवर्सिटी का निर्माण करना। ओके, तो द कमीशन एम टू एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिवर्सिटी बाय द ईयर 2015 बाय पार्टली रिस्ट्रक्चरिंग द एक्सिस्टिंग यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को आंशिक रूप से उसको पुनर्गठित किया जाए, और वो भी वर्ष 2015 तक लगभग कितनी 1500 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया जाए। ओके, 1500 यूनिवर्सिटीज की बात की थी। देखो, उसके बाद उसने ये भी कहा था, इस कमेटी ने हायर एजुकेशन के राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन के रूप में 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने की भी सिफारिश की थी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि नेशनल यूनिवर्सिटी भारत के जो भी इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ पर एडमिशन दिया जाए। इस नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भारत में एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाए, एडमिशन दिया जाए। ये बात यहाँ पर नेशनल नॉलेज कमीशन ने की हुई थी, रिकमेंडेशन उन्होंने रखी थी। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ फॉलोइंग एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन आर इनकरेक्टली मैच। कौन सा यहाँ पर फुल फॉर्म है वो मैच नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा है, एनसीडी, आईसीएआर और आईएसटीई। ओके, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारी बार कहा है कि फुल फॉर्म किया करो। ओके, किसी भी कोई भी हो, ऐसा नहीं कि भाई यही करना है। ओके, जितने भी फुल फॉर्म है वो आपको करके ही जाने हैं। ओके, एनसीईआरटी का क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सही है। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी तो सही है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च। अब देखो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये उसका फुल फॉर्म है। ओके, तो आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होगा, ना कि अप्लाइड रिसर्च। ओके, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है। एआईसीटीई का ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये तो सही है बिल्कुल। ओके, तो आपको इनकरेक्टली देखना था, तो इनकरेक्टली कौन सा आएगा, थर्ड नंबर सही है। ओके, द आंसर इज द थर्ड। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए हैं आपको, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच स्थानीय सक्षमताओं का पोषण करना नेक द्वारा संवर्धित आंतरिक मूल्यों में से एक है। नेक द्वारा जो भी वैल्यूज प्रमोट किए गए हैं, कोर वैल्यू प्रमोट किए गए हैं, उनमें से एक वैल्यू है कि उच्च हायर एजुकेशन लेवल पर
ओके। हायर लर्निंग जो भी हायर एजुकेशन जो दे रही है संस्थाएं, इंस्टीट्यूट हैं, वो विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में, ओके, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, यस, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में स्थानीय लोकल कॉम्पिटेंसी, ओके, उसका पोषण करना, ये उसका एक क्या है, एक कोर वैल्यू प्रमोट में से एक वैल्यू है, ओके। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, राज्य की जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट लेवल की स्टेट इंस्टीट्यूट हैं, उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, ओवरऑल क्वालिटी है, उसमें क्या करना है, इम्प्रूविंग करने का उद्देश्य किसका है, रूसो का है, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको बोला जाता है रूसो, ओके, उसका है ये स्टेटमेंट है। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर आएगा? यस। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा तो है वो सही है। रूसो का काम ही यही है कि स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है उनको ओवरऑल उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूविंग करना, ये रूसा का काम है, ओके। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर सही है, लेकिन पहला वाला जो है वो आपका गलत है, ओके। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब पहला वाला क्यों गलत है, देखो नेक का काम क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने रेगुलर मोड पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आपने क्या है पढ़ाई की होगी तो आपको पता है कि नेक के अकॉर्डिंग ग्रेड दिए जाते हैं, है ना, कि नेक में A+ ग्रेड आया, यूनिवर्सिटी कॉलेज का A++ ग्रेड आया, B+ ग्रेड आया, है ना, C ग्रेड आया, तो ये सारे ग्रेडिंग देता है नेक। क्या कहता है, ग्रेडिंग देने का, उसका ध्यान रखती है, उनकी गुणवत्ता को चेक करता है, ओके, गुणवत्ता को क्या करता है, चेक करता है। रूसो क्या करता है, गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है, उसमें सुधार लाने का काम करता है, जबकि नेक क्या करता है, उसका मूल्यांकन करने का काम करता है, ओके। जो भी इंस्टीट्यूट है उसका मूल्यांकन करते हैं कि उनकी जो गुणवत्ता है वो कैसी है, उसका मूल्यांकन, असेसमेंट का मतलब ही यहाँ से निकल के आता है मूल्यांकन करना, है ना, उनको ग्रेडिंग देता है, ओके। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है नेक का, ओके। तो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी, यूजीसी के स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई थी। तो ये भी याद रखना है किसके द्वारा हुई थी, यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं यूजीसी के द्वारा की गई थी। और ये कौन से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ओके, पूछा जा सकता है नेक क्या है, तो ये कौन सी बॉडी है, तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ओके, या फिर हम उसको बॉडी भी बोल सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है नेक, ओके। और इसका जो हेड क्वार्टर है, तो वो हेड क्वार्टर क्या है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है, हेड कहाँ पर है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु, या तो फिर हम उसको बेंगलोर भी बोलते हैं, तो बेंगलुरु ये उसका हेड क्वार्टर है, ओके, नेक का। क्लियर? चले, तो नेक का जो जनादेश था उसका जो मतलब कि उसका जो एक एम्स था, तो वो कैसा था कि विजन स्टेटमेंट में परिलक्षित होता है, गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाने में है, ओके। मतलब कि जो क्वालिटी है ना उसको क्या करना है, उस क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, उस क्वालिटी को बढ़ाना है तो उसको चेक भी करना पड़ेगा, है ना। रूसो का काम क्या हुआ कि भाई क्वालिटी को बढ़ाओ, सुधार लाओ उसके अंदर, है ना। और नेक का काम क्या है कि उसको चेक करो, भाई जो भी इंस्टीट्यूट है उसको चेक करो, उसका असेसमेंट करो और उसके बेस पे उसको क्या करो, ग्रेड दे दो, ताकि वो उनको खुद को पता चले कि वो किस तरह की इंस्टीट्यूट है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको कितना आगे अभी काम करना है, कितना वो पीछे है, वो सारी बातें उनको पता चले, ओके। इज दिस क्लियर? तो ये नेक का काम है, ओके, यस, ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74।
लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में राममूर्ति समिति के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख सुझाव थे। अब देखो राममूर्ति कमेटी के जो सजेशंस थे उसकी बात की गई, तो डी रिकॉग्निशन ऑफ द यूजीसी की मान्यता को समाप्त करना, ये बोला था राममूर्ति समिति ने। अबोलिशन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय का उन्मूलन करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, उसको विकेंद्रित करना है, ना कि उसको सेंट्रलाइज करके रखना है। ओके, डिसेंट्रलाइज करो उसको। फोकस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑन टीचिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्लास एंड रिसर्च, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी टीचिंग है और जो रिसर्च है उस पर यूनिवर्सिटी का फोकस करो। यूनिवर्सिटी को बोलो कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट एंड क्लासेस एंड रिसर्च पर फोकस करो। ओके, और ई है इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचिंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं उनको क्या किया जाए, इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए, सर्विस के दौरान ही उनको ट्रेनिंग दी जाए। ओके, तो ये इसके इनमें से कौन से सजेशन राममूर्ति समिति ने दिए थे। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, हायर एजुकेशन की को डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात उन्होंने की थी, तो सी जहाँ पर है उसको रखो, बाकी को निकाल दो, ये वाला गया। डी फोकस यूनिवर्सिटी के टीचिंग पर, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास और रिसर्च के टीचिंग पर यूनिवर्सिटी को फोकस करने के लिए बोलने की बात की थी, है ना। तो सी डी जहाँ पर है उसको रखो, बाकी को हटा दो। उसके बाद है इन सर्विस ट्रेनिंग देने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं उनकी टीचिंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सर्विस के दौरान ही, मतलब कि वो जो जॉब वहाँ पर सर्विस जॉब कर रहे हैं, ओके, वो अपना कार्य करे उसी टाइम पे, जॉब के टाइम पे, सर्विस के टाइम पर ही, सर्विस के दौरान ही उनको ट्रेनिंग दो। ओके, ये बात बताई गई। तो सी डी ई जहाँ पर है उसको रखो, बाकी को निकाल दो। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन उठकर आए, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी है वहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या सीखने को मिला। क्वेश्चन के अंदर भी मैंने जो डीपली एक्सप्लेनेशन दी है तो उसको भी बताने की कोशिश करना कि इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जिसकी फैलेसी पढ़ाई, कौन सी फैलेसी पढ़ाई, है ना। तो इस तरीके से जो भी पढ़ाया है वो बताने की कोशिश करेगा। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।